नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एक कहानी ऐसी भी में आज का जो एपिसोड है वो कई मायनों में बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि इसमें रहस्य तो नहीं है, लेकिन लोगों के मन के वो सवाल बहुत हैं जो सालों साल से लोगों के दिमाग में हैं। लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिरकार कैसे उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। दूर दूर तक उनका नाम नहीं था, कहीं चर्चा नहीं थी, किसी को अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व को भी आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से न सिर्फ आनन फानन में योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली से फिर वो गोरखपुर गए, गोरखपुर से फिर से दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद उनको सत्ता की चाबी सौंप दी गई। तो आज एक कहानी ऐसी भी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की असली कहानी। बात है साल 2017 की। चुनाव की तैयारियां और प्रचार जोरों पर था। तमाम स्टार प्रचारकों के बीच योगी आदित्यनाथ का भी नाम था और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में घूम घूम कर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ का चेहरा, मोहरा, पर्सनालिटी सब कुछ इतना अलग था कि तमाम लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक डिफरेंट तरीके से थी। एक मठ का महंत, एक सन्यासी, एक योगी लोगों के बीच में घूम घूम करके वोट मांग रहा था, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार पहले भी सांसद रह चुके थे। अपनी तेज तर्रार छवि, ईमानदार इमेज के लिए मशहूर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली बार उनका इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल हो रहा था। उनकी तमाम सभाएं थीं जो कि चुनाव प्रचार खत्म होने के चंद दिनों पहले यानी 6 मार्च 8 मार्च के बीच में खत्म होने वाली थीं और इस दौरान लगातार योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाना था। बात है करीब 25 फरवरी के आसपास। अचानक से योगी आदित्यनाथ के पास सुषमा स्वराज, जो कि उस वक्त केंद्र में मंत्री थीं, उनका फोन आता है और उन्हें सुषमा स्वराज बोलती हैं कि आपको दिल्ली आना है और आपको एक डेलीगेशन का हिस्सा बन करके विदेश में जाना है। सांसद होने के नाते जो डेलीगेशन बन रहा है उसकी अगुवाई भी आप करेंगे और इसके लिए आपका दिल्ली आना बेहद ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ ने सुषमा स्वराज से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनका आना संभव नहीं है क्योंकि 6 से लेकर 8 मार्च तक उनकी लगातार सभाएं हैं और इससे पहले भी वो लगातार सभाओं में ही बिजी हैं और ऐसे में उनका दिल्ली आना बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए वो इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हालांकि सुषमा स्वराज के समझाने के बाद योगी आदित्यनाथ मान गए क्योंकि सुषमा स्वराज ने कहा कि ये डेलीगेशन किसी खास मकसद से जा रहा है और इसकी अगुवाई भी आपको ही करनी है, इसलिए ज़रूरी दस्तावेज और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करके आपको दिल्ली पहुंचना होगा और दिल्ली से फिर आपको विदेश जाना है। उसके बाद चुनाव के नतीजे आएंगे, तब तक आप वहां से वापस भी आ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने पासपोर्ट समेत तमाम दस्तावेज दिल्ली भेज दिए ताकि उनका आगे का काम शुरू हो सके और इस बीच वो चुनाव के प्रचार में फिर से बिजी हो गए। इस बीच अचानक से माहौल इस तरह से बना कि चुनाव में जिस तरह के नतीजे उम्मीद किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी के लिए, वैसे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी बीजेपी की जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही थी और आखिर में हुआ भी यही। 325 सीटों के साथ एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। लेकिन उससे ठीक पहले ये तय नहीं था कि आखिरकार इस सूबे में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस पर मंथन भी नहीं शुरू हुआ था, इस पर चर्चा भी नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी प्रचंड जीत की उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी। अचानक से 10 मार्च 2017 को पीएमओ ने योगी आदित्यनाथ का पासपोर्ट वापस कर दिया और कहा कि अब योगी आदित्यनाथ को विदेश में डेलीगेशन के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस बात से योगी आदित्यनाथ हैरान ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने जब इस बारे में सुषमा स्वराज से बात की तो उन्होंने भी कुछ जानकारी होने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें निर्देश मिला है कि आपको अब विदेश नहीं जाना है। ये शायद पहला संकेत था कि आला कमान इस बारे में सोच रहा था कि क्या योगी आदित्यनाथ को यहाँ रोककर अगर नतीजे बहुत पॉजिटिव रहते हैं और बीजेपी जीतती है तो उनको सत्ता पर बिठाया जा सकता है। पासपोर्ट वापस करने की कार्रवाई उस वक्त हुई जब योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद दिल्ली में ही मौजूद थे, लेकिन जब उनका पासपोर्ट वापस किया गया और कुछ नहीं कहा गया तो योगी आदित्यनाथ 11 मार्च को फिर से वापस दिल्ली से गोरखपुर चले गए और इस बात का इंतजार करने लगे कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बीजेपी का रुख, बीजेपी का नतीजा क्या होता है
और उस हिसाब से आगे की राजनीति की रणनीति तय होगी, जिसको आला कमान तय करने वाला था, दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेता तय करने वाले थे। यानी योगी आदित्यनाथ का काम चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर खत्म हो चुका था और अब इंतजार था नतीजों का। हालांकि योगी आदित्यनाथ 11 मार्च को वापस चले गए थे और उसी दिन चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना होनी थी, लेकिन वो गोरखपुर वापस जा करके होली मनाना चाहते थे, क्योंकि हर बार गोरखपुर में ही योगी आदित्यनाथ होली मनाते थे। 13-14 मार्च को 2017 में होली थी और योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी होली वहीं मनाई। लेकिन 11 मार्च को जब वापस वो गोरखपुर गए, उसके बाद फिर से एक बार सुषमा स्वराज का फोन उनके पास आया। पूछा कि आप कहाँ हैं? योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वो वापस गोरखपुर चले गए हैं। ऐसे में सुषमा स्वराज ने उनसे कहा कि आपको तो दिल्ली रहना था, क्योंकि निर्देश ये मिला है कि काउंटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में रहना बेहद ज़रूरी है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने उनसे पूछा कि आखिरकार मेरी वहाँ क्या ज़रूरत है। इस पर सुषमा स्वराज ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारा इस बात की ओर था कि फिर से शायद आला कमान इस बार सोच रहा है, एक बार फिर से उनके नाम पर ही मंथन कर रहा है और ऐसे में खास मौक़ों पर योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में रहना बेहद ज़रूरी है। हालांकि इसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं गए। 13-14 मार्च को उन्होंने गोरखपुर में ही होली मनाई और उसके बाद 16 मार्च को संसदीय दल की एक बैठक के लिए दिल्ली जब पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है। अमित शाह ने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे, तो उन्होंने बताया कि गोरखपुर जाकर मैं होली मनाने के लिए गया था। हालांकि अमित शाह ने उनसे कहा कि आखिरकार जब आपको यहाँ का रहने के लिए कहा गया था तो आप वहाँ क्यों वापस चले गए। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वो हर बार होली गोरखपुर में ही मनाते हैं, इसलिए वो वापस चले गए थे। दूसरी बात ये भी कि दिल्ली में उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, चुनाव के सारे काम खत्म हो चुके हैं, लिहाजा वो गोरखपुर में ही रहना चाहते थे। अब संसदीय दल की बैठक है, इसलिए वापस वो दिल्ली आए हैं। 16 मार्च को संसदीय दल की बैठक के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो बात हुई, उससे कई चीज़ें और साफ हो गई। हालांकि अमित शाह ने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इशारा इस बात का जरूर किया कि आप जब तक कि आपसे न कहा जाए आप वापस दिल्ली से नहीं जाएंगे। इसको योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको यूपी की कुर्सी पर बिठाए जाने का प्लान चल रहा है। इस बीच रिजल्ट आने के बाद जब प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला तो खींचतान शुरू हो चुकी थी। केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी अगुवाई में पूरा उत्तर प्रदेश का बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, वो एक स्वाभाविक से कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे थे और उनकी सबसे ज़्यादा दावेदारी मानी जा रही थी। जब उनको इशारों में बताया गया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो काफ़ी नाराज़ भी हुए। इस मनमुटाव की खबरें तमाम मीडिया में भी आईं और चर्चा ऊपर तक भी पहुंची। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने ही केशव प्रसाद मौर्य से बात की और आगे की रणनीति के हिसाब से उनको शांत रहने के लिए कहा। लेकिन उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आखिरकार अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो किसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये वो वक्त था जब पहली बार उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। ये प्रयोग इसलिए भी किया गया क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी नाराज थे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ दिनेश शर्मा जो कि बहुत वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के और संगठन के संघ के बेहद करीबी माना जाते थे। उस वक्त डॉक्टर दिनेश शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और तमाम जिम्मेदारियां और भी संभाल रहे थे। चुनाव के दौरान उन्होंने भी कई जगह पर सभाएं की, इसी वजह से उनको भी इस बार मौका दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन उनको खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनको डिप्टी सीएम जैसा पद मिलेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं के बीच में खींचतान चल रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा केशव प्रसाद मौर्य नाराज थे। उस मनमुटाव के बाद उनको समझाने के बाद उनको बताया गया कि उनको डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है, लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य शांत तो हो गए, लेकिन वो शांति वक्ती तौर पर थी क्योंकि कई बार इस बारे में खबरें आती रहीं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि माना यह जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य ये शुरुआत से यकीन करते हैं कि उनकी अगुवाई में जब चुनाव लड़ा गया, सारे मोर्चे पर वो खुद मौजूद थे, तो आखिरकार उनको मौका क्यों नहीं मिला। हालांकि बीजेपी में तमाम दलीलों के बावजूद भी आखिर में होता वही है जो आला कमान चाहता है और इसकी मुखालफत भी बिरले ही देखने को मिलती है। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य भी शांत हो गए, लेकिन इससे उनका कद कम नहीं हुआ। पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम बनाकर और मजबूत जगह पर बिठा दिया था। इस बीच 16 मार्च की संसदीय दल की बैठक के बाद अमित शाह की बातचीत से इशारा इस बात का मिल चुका था कि शायद योगी आदित्यनाथ ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से उनको इस बात की पूरी गारंटी नहीं थी, लिहाजा वो नाराजगी में दिल्ली से गोरखपुर के लिए वापस चले गए। अगले दिन में जब अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को फ़ोन किया
तो उनको पता चला कि वो गोरखपुर वापस चले गए हैं। अमित शाह ने पूछा कि आखिरकार फिर से आप वापस क्यों चले गए। उन्होंने बोला, जब कोई मेरा काम नहीं था, संसदीय दल की बैठक हो चुकी थी, मेरा वहाँ रहना ठीक नहीं था और मुझे गोरखपुर में बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। ऐसे में अमित शाह ने उनको निर्देश दिया कि आप फौरन ही दिल्ली वापस आएँ, क्योंकि दिल्ली वापस आकर के आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने बोला कि आज कोई फ्लाइट गोरखपुर से दिल्ली के लिए नहीं है, लिहाजा उनका आना संभव नहीं है। ऐसे में तीसरा इशारा ये हुआ कि किसी भी सूरत में आपको वहाँ पर आना है और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, और आप चिंता बिल्कुल न कीजिए, कल सुबह आपके पास एक चार्टर्ड प्लेन पहुँचेगा जिससे आप दिल्ली आएंगे, और दिल्ली में आकर के तमाम चीज़ें जो डिस्कस होंगी उसके बाद किसी को भी बगैर बताए आप लखनऊ पहुँचेंगे, और लखनऊ पहुंचने के बाद आपको बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। ये वो मौका था जब पहली बार योगी आदित्यनाथ को साफ हुआ कि उनको सूबे की कमान मिलने वाली है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ अगले दिन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर तमाम चर्चाएं होती हैं, और चर्चा होने के बाद उसी चार्टर्ड प्लेन से वापस लखनऊ पहुंचकर वो ये पता चलता है कि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इस बीच तमाम और भी खबरें सामने आ रही थी। मनोज सिन्हा मंदिर में पूजा करके आशीर्वाद ले रहे थे, तो माना जा रहा था कि वो सूबे के मुखिया बनने वाले हैं। इसी बीच एक और नेता जो कि रामलाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी नाम चर्चा में आया है कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कयासबाजी थी। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी चूंकि नाराज थे, तो माना यह जा रहा था कि उनको भी मुख्यमंत्री शायद बनाया जा सकता है। इन सारी चर्चाओं और बातों के बीच में किसी को इस बात का भनक नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ होने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी की जिंदगी में 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च बेहद अहम हैं, क्योंकि 17 मार्च को अमित शाह का फ़ोन उनके पास आया, 18 मार्च को वो दिल्ली वापस गए, और 19 मार्च को फिर से वापस आकर के उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यानी कि इन 3 दिनों के बीच में सब कुछ इतनी तेज़ी से बदला कि जिसका अंदाज़ा किसी भी नेता को नहीं था, और इसी के साथ तमाम उन कयासों पर विराम लग गया जिसमें कई ऐसे नेता थे जो ये मान रहे थे कि उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के तमाम किस्से लोगों के सामने आते रहे। टुकड़ों में कई बातें ऐसी भी आईं जिस पर लोगों को यकीन भले नहीं था, लेकिन वो चर्चा का विषय थे। किसी ने कहा योगी आदित्यनाथ ने कई विधायकों का सपोर्ट लेकर के आला कमान पर दबाव बनाया था, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू हुई। किसी ने कहा योगी आदित्यनाथ नाराज थे, इसलिए संघ ने दबाव बनाया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और किसी ने तमाम और तरीके की बातें कही। लेकिन असली बात यह है कि बीजेपी आलाकमान ने संघ के साथ बैठक करके कई दौर की चर्चा के बाद यह तय किया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना कई मामलों में बेहद सही फैसला होगा। सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि योगी का व्यक्तित्व ऐसा है जो कि बीजेपी के व्यक्तित्व से मेल खाता है। एक संत जब पूरे प्रदेश पर राज करेगा तो एक अलग ही संदेश जाएगा। बीजेपी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की परिभाषा को और परिभाषित करना चाहते थे और विस्तार देना चाहती थी, लिहाजा योगी आदित्यनाथ उसके लिए एक बड़ा चेहरा हो सकते थे। योगी आदित्यनाथ की एक कट्टर छवि ऐसे सख्त नेता की थी जो किसी की नहीं सुनते, और वो तमाम चीज़ें उस लिहाज से करते हैं जो उनको सही लगती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। ईमानदार छवि भी इसमें बहुत काम आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार का आरोप पहले भी नहीं लगा था, और पिछले जितने सालों से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उस दौरान पर भी उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार की बात सामने नहीं आई है। लिहाजा बीजेपी चाहती थी कि अगर लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन करना है तो किसी एक ऐसे चेहरे को सामने करना पड़ेगा जो कि बेदाग छवि का हो, सख्त हो और सुशासन चलाने का काम कर सकता हो। उसके बाद की सारी कहानी आप लोगों के सामने है कि पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरी राजनीति की परिभाषा उत्तर प्रदेश में बदली है, उसने उनको दूसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी बड़े नेता की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है तो वो ये है कि योगी आदित्यनाथ सबसे मुफीद, सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा चर्चित राजनेता है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के असली वारिस भी योगी आदित्यनाथ हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ कभी भी इस बात पर सहमति नहीं दिखाते, लेकिन आखिरकार कौन होगा जो सत्ता के शीर्ष यानी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं जाना चाहता। लिहाजा आज के दिनों में अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की चाहे व्यक्तित्व को निखारने की बात हो, या बड़े मैसेज देने की बात हो, या फिर शासन करने की शैली हो, सब में झलकता है कि वो किसी और बड़े पद के लिए आंखें गड़ाए बैठे हैं। सही वक्त, सही मौके और सही तरीके से शायद योगी आदित्यनाथ उस पद पर भी पहुंचेंगे, लेकिन अचानक से यूपी के मुख्यमंत्री बनने की असली कहानी यही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को भी नहीं पता था कि वो सूबे के मुखिया बनने वाले हैं।
एक फ़ोन कॉल, एक चार्टर्ड प्लेन और एक डेलीगेशन का कैंसिल होना योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ जिसने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। इस मौके के बाद एक भी मौका योगी आदित्यनाथ ने नहीं गंवाया और आपके सामने साफ है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में राजनीति का रंग चेंज किया है, राजनीति का ढंग चेंज किया है, वो लोगों के लिए उदाहरण है। तो योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की असली कहानी पर ये थी आज की खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।